अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। निकोला टेस्ला एक ऐसा साइंसदान जिसने दुनिया को एसी पावर से मुतारिफ करवाया। निकोला टेस्ला का ख्वाब था कि वो दुनिया में वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करे। उसने उसके लिए बहुत सी कोशिशें की। मैं आपको यहाँ पर तस्वीर में एक बहुत बड़ा टावर दिखा रहा हूँ। ये टावर न्यूयॉर्क के मज़ाफ़ात में बनाया गया, निकोला टेस्ला ने बनाया और इसके ज़रिए उन्होंने दूर दराज के इलाकों में बिजली की तरसील करने की कोशिश की। उनको कुछ फासले तक तो कामयाबी हुई, लेकिन ज़्यादा अरसे तक ये कामयाबी ना रह सकी। यानी कि हम बिजली को वायरलेसली बग़ैर तार के एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा ना सके। आज तक हम इस कोशिश में लगे हुए हैं और बहुत से साइंसदानों ने कुछ ना कुछ तरक्की भी की है। मैं आज आपको कैलटेक यूनिवर्सिटी के एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से मिलाने जा रहा हूं, जो कि एक बहुत बड़े इनोवेटर हैं। इनका नाम है अली हजमेरी। और अली हजमेरी साहब ने रिसेंटली स्पेस से पहली मर्तबा ज़मीन पर बिजली की तरसील की है, और वो भी बग़ैर तार के, क्योंकि स्पेस से तो बिजली की तरसील बग़ैर तार के ही हो सकती है। इसे कैसे मुमकिन बनाया गया और फ्यूचर में इस एप्लीकेशन को हम कैसे लेकर चलेंगे, ये बहुत अहम सवाल है। लेकिन पहले समझने की कोशिश करते हैं कि बिजली की तरसील इतनी मुश्किल क्यों थी, हम क्यों गलत सोचते रहे और अब हमने ये मुकाम कैसे हासिल किया। तो मैं आपको लेकर चलता हूँ डेटा की तरफ। डेटा की तरसील बगैर तार के बहुत अरसे पहले कर ली गई थी। आज हमारे हाथ में मोबाइल फ़ोन्स हैं जो कि बगैर तार के कम्युनिकेट करते हैं। इसी तरीके से हमारे पास बहुत सी एप्लीकेशंस हैं जो कि वायरलेस डाटा कम्युनिकेट कर पाती हैं। लेकिन जब हम वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी की तरफ आते हैं, विट्रिसिटी की तरफ आते हैं, तो वहां पर टेक्नोलॉजी हमारा साथ नहीं दे पाती। साइंसदान ये जानते हैं कि एक ना एक दिन वो वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेरिमेंट्स भी कर लेंगे, और कनाडा और न्यूजीलैंड की कुछ बहुत बड़ी कंपनियों ने इसमें बहुत ज़्यादा तरक्की भी की है। मैं मुख्तलिफ वीडियोज़ बना चुका हूँ। इस अमर को समझने के लिए पहले हमें लहरों को समझना होगा। जब हम तालाब में पत्थर फेंकते हैं तो लहरें बनती हैं, यानी तालाब के पानी में डिस्टर्बेंस की वजह से लहरें प्रोड्यूस होती हैं, वेव्स बनती हैं, और वो वेव्स बाहर की तरफ ट्रेवल करती हैं, जिन्हें हम रिपल्स कहते हैं। वेव्स अकूस्टिक भी हो सकती हैं, साउंड वेव्स भी हो सकती हैं जो कि किसी मीडियम में ट्रेवल करती हैं, और वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी हो सकती हैं जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं। फर्ज कीजिए कि दो वेव्स पास आ गई, लहरें पास आ गई और वो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर बैठ गई, इन फेज आ गई। तो अब हमारे पास जो रिजल्टेंट वेव होगी, जो उनका मजमुआ होगा, वो एक ऐसी लहर होगी जिसका एम्पलीट्यूड दुगना होगा, लेकिन उसकी एनर्जी 4 गुना होगी। और अगर ये दो लहरें एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से बैठती हैं कि ये आउट ऑफ फेज है, यानी कि एक की तरफ दूसरे की क्रस्ट पर आ रही है, तो दोनों लहरों का रिजल्टेंट हमारे पास बहुत कम एनर्जी की सूरत में या बहुत थोड़े एम्पलीट्यूड की सूरत में आएगा। अब फर्ज कीजिए कि आप एक तालाब के किनारे खड़े हैं और आप तालाब में जोर जोर से हाथ मार रहे हैं। जब आप तालाब में जोर जोर से हाथ मारेंगे तो मुख्तलिफ किस्म की लहरें आपको नजर आएंगी। ये शेड्स मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। इस तस्वीर में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो रही है, यानी वो जगह जहाँ पर लहरें आपको रंगों में उभरती हुई नजर आ रही हैं, लाल रंग की बात हो रही है। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो रही है, यानी वो जगह जहाँ पर लहरें एक दूसरे को कैंसिल कर रही है और हमें ब्लैक स्पॉट्स मिल रहे हैं। एक सवाल है, लहरें हर तरफ को बढ़ रही हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि एनर्जी की इन लहरों को मैं एक खास जगह पर फोकस कर सकूं। फिलहाल तो ये लहरें हर तरफ जा रही हैं, और अगर मैं इनके जरिए एनर्जी भेजना चाहता हूं तो वो एनर्जी तो डेसिपेट कर जाएगी, हर तरफ को बिखर जाएगी। एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं, और वो एक्सपेरिमेंट ये करते हैं कि अब आपके 8 दोस्त आपके साथ आ गए और वो भी हाथ मारना शुरू हो गए तालाब में। जब उनके हाथ सिंक्रोनाइज होंगे, यानी कि एक तरह ऊपर नीचे जाएंगे, तो आप देखेंगे कि तालाब में जो लहरें बन रही हैं वो अब सीधी स्ट्रेट जाना शुरू हो गई हैं। और अगर उनके हाथ सिंक्रोनाइज नहीं होंगे, आपस में एक दूसरे से रब्त नहीं रखेंगे, तो अब फिर आपको वही पुराने वाले पैटर्न मिलेंगे। ये हाथ एनर्जी की सोर्स है, और एनर्जी की सोर्स की सिंक्रोनाइजेशन से हम एनर्जी की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। बहुत अहम पॉइंट है।
तो मैं आपको यहाँ पर कुछ वीडियो क्लिप्स दिखा रहा हूँ और उस वीडियो क्लिप्स में आप देख सकते हैं कि जब हम एनर्जी की सोर्स को, उसकी टाइमिंग को कंट्रोल करते हैं, उसकी सिंक्रोनाइजेशन को कंट्रोल करते हैं, तो आपको डायरेक्शन चेंज होती हुई नजर आती है। हम अब एनर्जी की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। हमने किसी किस्म के रोटरी सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया, हमने कोई मैकेनिकल सिस्टम इस्तेमाल नहीं किया, हमने सिर्फ सोर्स की पल्सेशन से, उसकी वाइब्रेशन से, उसके रेजोनेंस से इस एनर्जी की डायरेक्शन को चेंज किया है। मैं आपको यह भी बताता चलूं कि इसी तरीके से, इसी प्रोसेस के थ्रू हम एनर्जी को एक जगह पर कंसंट्रेट कर सकते हैं, हम एनर्जी को मैग्नीफाई कर सकते हैं, हम एक पॉइंट पर 90% एनर्जी भेज सकते हैं। ये लिखा हुआ है रिसर्च पेपर्स में। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे चींटियों की एक फौज है जो कि छोटे छोटे दाने लेकर गजा के एक तरफ से चलना शुरू होती है और दूसरी तरफ चलती जा रही है। बिल्कुल उसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी भी इन लहरों पर बैठकर एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर सकती है। लेकिन आपका सवाल ये होगा कि इन हाथों का चिप से क्या ताल्लुक। मैं आपको यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक चिप दिखा रहा हूँ जिसमें बहुत सी छोटी छोटी चिप्स लगी हुई हैं, एरे लगी हुई है, बहुत सी छोटी छोटी कितार में चिप्स लगी हुई हैं। ये छोटे छोटे जनरेटर है जी, बिल्कुल, यानी ये पावर जनरेट करते हैं। और जब ये एक साथ पावर जनरेट करते हैं और रेजोनेट करते हैं तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आंट्स एनर्जी लेकर एक डायरेक्शन में जा रही है। तो इनके जो एंटीनाज हैं उनको आंट से मुशाबे दी गई है कैलटेक यूनिवर्सिटी के मकाले में। मैं आपको यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट भी दिखा रहा हूँ और इस एक्सपेरिमेंट में अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके पास एसी जनरेटर है और एलईडी लाइट्स हैं। एसी जनरेटर पावर सोर्स कर रहा है और एलईडी लाइट्स उनको रिसीव कर रही हैं। अब आप देखें बीच में किसी किस्म की कोई मटेरियल नहीं है, कोई ट्रांसमिशन मटेरियल नहीं है, वायरलेसली ट्रांसमिशन हो रही है। और जब एलईडी जो कि सामने वाली एलईडीज हैं वो जलना शुरू हो जाती हैं तो इसका मतलब ये है कि अब जनरेटर ने एनर्जी को ट्रांसफर किया है। और आप देखें कि जनरेटर के सामने वाली एलईडीज जलती हैं, इर्द गिर्द की दूर दूर की एलईडीज नहीं जल रही। तो हमने एनर्जी को एक समत में भेजा है। ये चीज दिखाने के लिए इस एक्सपेरिमेंट को दिखाया गया। लेकिन अब इस एक्सपेरिमेंट की एप्लीकेशन देखिए। फर्ज कीजिए कि इस फानूस की जगह यहां पर एक एनर्जी का सोर्स लगा हुआ है और मेरे पास बहुत से लाइट्स और बल्ब्स यहाँ पर लगे हुए हैं। अब उनको तारों की ज़रूरत नहीं है। ये अगर मेरे पास बल्ब है तो इस बल्ब को मैं यहाँ से उठाकर अगर यहाँ पर भी रखूँगा तो मुझे सिर्फ अपनी सोर्स को बताना होगा कि आप एनर्जी की बीम को इस तरफ ट्रांसफ़र कर दें और वो बल्ब वहाँ पर जलना शुरू हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पर कुछ एनिमेशंस और कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी दिखा रहा हूँ जो कि इन्होंने ही बनाए हैं, कैलटेक यूनिवर्सिटी ने, और इनकी ही वेबसाइट से ये एनिमेशंस ली गई हैं। तो आप देखें कि कंप्यूटर्स के लिए किसी तार की ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म के गैजेट के लिए किसी तार की ज़रूरत नहीं है। आप वहीं से रिमोट कंट्रोल से वायरलेसली किसी भी बल्ब को ऑफ कर सकते हैं, किसी भी बल्ब को ऑन कर सकते हैं। और फ़र्ज़ कीजिए कि अगर आप इनडोर ड्रोन चलाना चाहते हैं तो अब इनडोर ड्रोन भी आप चला सकते हैं क्योंकि हर वक्त उसको बैटरीज की ज़रूरत नहीं है, उसको बिल्डिंग के अंदर से ही एनर्जी मिल रही है। तो अब ड्रोन का मुख्तलिफ और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का जो वेट है वो भी कम होना शुरू हो जाएगा। स्मार्ट चीज़ें आपको नज़र आना शुरू होंगी और उसके साथ साथ आपको हर जगह पर अब तारें लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे मालूम है कि आपका सवाल ये होगा कि इस टेक्नोलॉजी का हमारी बॉडी पर, हमारे जिस्म पर क्या असर होगा। इस पर एक वीडियो सेपरेट रखते हैं और उसमें डिस्कशन करेंगे। लेकिन हम इस वक्त जब ये वीडियो बना रहे हैं उस वक्त कैलटेक यूनिवर्सिटी ने पहली मर्तबा स्पेस से इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए, जिसकी बेसिक्स मैंने अभी आपको बताई हैं, ज़मीन पर बिजली ट्रांसफ़र कर ली है। लेकिन उसमें और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि इसी वीडियो के दूसरे हिस्से में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपने आइजक न्यूटन का नाम तो बहुत सुना होगा, लेकिन आइजक एसिमोव का नाम आपने शायद पहली मर्तबा सुना है। मैंने भी कुछ अर्से पहले ही पढ़ा है। आइजक एसिमोव एक फिक्शनल राइटर थे और उन्होंने 1941 में अपने एक नॉवल में स्पेस एनर्जी की बात की थी। उन्होंने स्पेस पावर स्टेशन की बात की थी, सोलर सिस्टम की बात की थी। उनके नॉवल में एक तस्वीर दी गई और उसको डिफाइन किया गया कि हम स्पेस में बड़े बड़े सोलर पैनल्स रखें और उसके ज़रिए एनर्जी हासिल करें। आज की साइंस
70 सालों के बाद ये कहने पर मजबूर हो गई कि सबसे बेहतरीन तरीका एनर्जी को हासिल करने का ये है कि हम स्पेस में जाएं और वहाँ पर ग्रिड्स बनाएं, क्योंकि स्पेस में ना तो दिन है और ना रात है। हमें हर वक्त सूरज की रोशनी मिल सकती है, ना वहाँ पर बादल है, ना सीज़न है, और ना ही वहाँ पर मिट्टी है। एटमॉस्फेयर गंदी है क्योंकि वहाँ पर एटमॉस्फेयर है ही नहीं। इस वजह से सोलर एनर्जी सबसे ज़्यादा हमें स्पेस में मिल सकती है। और अब एक और साइंटिफिक स्टडी ये बताती है कि हम 8 गुना ज़्यादा एनर्जी हासिल कर सकते हैं अगर हम वही सोलर सिस्टम स्पेस में जाके लगाएं। स्पेस में जाने का एक और फायदा भी है। जब रोशनी सूरज से ज़मीन की तरफ आती है तो बीच में बहुत से फिल्टर्स हैं जो कि गैसेस की फॉर्म में, हमारी इन्वायरमेंट की फॉर्म में हैं। तो हमारे पास वाइट लाइट तो आ जाती है, लेकिन बाकी जो रेडिएशंस हैं वो फिल्टर आउट हो जाती हैं। जब हम स्पेस में जाएंगे और वहां पर जाकर पैनल्स लगाएंगे तो अब हम सिर्फ वाइट लाइट पैनल्स नहीं लगाएंगे, बल्कि हम इंफ्रारेड, हम अल्ट्रा वायलेट और स्पेक्ट्रम से भी एनर्जी हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो इमेजिन कीजिए कि आप जंगल में हैं और आप जंगल में फ़ोन उठाते हैं और एक कंपनी को कहते हैं कि मेरा हदूद अरबा ये है और कुछ देर के लिए मुझे बिजली दरकार है ताकि मैं अपनी लाइट्स और अपनी टॉर्चेस जला सकूं और आपके पास बिजली आ जाए। या आप दूर दराज किसी पहाड़ी इलाके में अपना दफ्तर खोलना चाहें तो आपको ये फिक्र ना हो कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कैसे आएगी। जिस तरीके से स्टारलिंक आपको इंटरनेट दे रहा है उसी तरीके से स्टारलिंक आपको बिजली प्रोवाइड करे। बिल्कुल ऐसा ही फ्यूचर में होने जा रहा है। मैं आपको आज एक टेक्नोलॉजी के बारे में बताने जा रहा हूँ, लेकिन सबसे पहला सवाल ये है कि अगर ये टेक्नोलॉजी हम आज बना पाए तो अब तक ऐसा क्या हम गलत सोचते रहे जिसकी वजह से हम स्पेस में जाकर एनर्जी ना हासिल कर सके और ना ही उसे ज़मीन पर ला सके। तो हम बहुत बड़ा सोचते रहे। हम ये सोचते रहे कि बहुत बड़े सोलर पैनल्स होने चाहिए स्पेस में। हम ये सोचते रहे कि बहुत बड़े एंटेनाज होने चाहिए जो कि एनर्जी को ज़मीन पर टारगेट करें। हम बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का सोचते रहे। अब बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन भी बड़ी चाहिए, आपको बड़े रॉकेट्स चाहिए, आपको पैसे बहुत ज़्यादा चाहिए, जिसकी वजह से ये सोल्यूशन कभी भी कॉस्ट इफेक्टिव ना हो सका। लेकिन अब साइंसदानों ने इसका तोड़ निकाला है, और वो तोड़ निकाला है कि हम एक नई किस्म की टेक्नोलॉजी ला रहे हैं जिसे काल्टेक्स स्पेस सोलर पावर प्रोजेक्ट ने इंट्रोड्यूस करवाया। मैं आपको यहाँ पर इसकी तस्वीर भी दिखा रहा हूँ। और अब हम इन स्पेस पैनल्स को, इन फ्लेक्सिबल स्पेस पैनल्स को स्पेस में छोड़ने जा रहे हैं ताकि ये ज़मीन तक, ये वहाँ से एनर्जी हासिल करें, ज़मीन तक एनर्जी भेजें। इन पैनल्स की सबसे अहम बात यह है कि ये कपड़ों की तरह बहुत ही फ्लेक्सिबल है। यानी सॉलिड स्टेट जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसके जनरेटर्स हमने कपड़ों की तरह बनाए हैं। तो मैं आपको यहाँ पर तस्वीर भी दिखा रहा हूँ और आप वीडियो भी देख सकते हैं कि इनको मरोड़ा भी जा सकता है, बिल्कुल गारमेंट की तरह। इनका वजन ही कुछ नहीं है, बहुत ही लाइट है, इजीली पैक किया जा सकता है, स्पेस में आराम से डिप्लॉय किया जा सकता है। और रिजिड इस लिहाज से हैं कि बहुत जल्दी ये डिटोरेट नहीं करेंगे, इनका मटेरियल नहीं ख़राब होगा। मैं आपको यहाँ पर अगर एक सिंगल यूनिट बताऊँ जो कि इस फैब्रिक का होगा या इस फ्लेक्सिबल शीट का होगा, वो 50 मीटर बाय 50 मीटर होगा। और वो 50 मीटर बाय 50 मीटर इन एरे से, जो कि हमने पहले डिस्कस की थी, जो कि चिप्स हैं, जो कि पावर जनरेटर्स हैं, उनसे भरा होगा। और उसके बाद ये सारे 50 मीटर बाय 50 मीटर के जो पतंग हैं ये मिलकर एक बहुत बड़ी कंस्टलेशन बनाएंगे जो कि 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर होगी। और ये जो पूरी कंस्टलेशन होगी, जो झुरमुट होगा, जो सोलर पैनल्स का एक झुरमुट होगा, वो ज़मीन के गिर्द घूमेगा, ज़मीन के साथ वो मूव कर रहा होगा। मैं आपको यहाँ पर उसकी तस्वीर भी दिखा रहा हूँ। इस एक यूनिट में हमने 3 किस्म की टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया। इसमें डॉल्सी की, इसमें एल्बा किया और मैपल किया। मैं यहाँ पर सिर्फ एक टेक्नोलॉजी की तरफ दिखा रहा हूँ। आपको ये सारी टेक्नोलॉजीज इस वीडियो में तो मैं दिखाऊंगा ही। अभी मैं ये वीडियो पॉज करूंगा और आपको कैलटेक की एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें ये सारी टेक्नोलॉजीज आपको बताई जा रही हैं। लेकिन हम सिर्फ अभी बात करेंगे मैपल टेक्नोलॉजी की जिसका टेस्ट किया गया है।
और इस टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया गया है स्पेस में। तो हमने जनवरी में रॉकेट के ज़रिए इन पैनल्स को स्पेस में भेजा 2023 की जनवरी में, और वहाँ पर हमने माइक्रोवेव एरे के ज़रिए पावर को लो ऑर्बिट से, ज़मीन के करीब के ऑर्बिट से चंद 100 किलोमीटर से ज़मीन पर ट्रांसफ़र किया। जो एनर्जी थी उसको 2 हिस्सों में ज़मीन पर ट्रांसफ़र किया गया। पहले हिस्से में एनर्जी को यानी सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में बदला गया और स्पेस टू स्पेस कम्युनिकेट किया गया। स्पेस में ही ट्रांसमीटर था और स्पेस में ही रिसीवर था, वहां पर ट्रांसमिट किया और वहीं पर रिसीव किया। और उसके बाद जो स्पेस में रिसीवर था उसने आगे ज़मीन की तरफ ट्रांसमिट किया और कैलटेक यूनिवर्सिटी में उस इलेक्ट्रिसिटी को, बहुत ही थोड़े मैग्नीट्यूड की इलेक्ट्रिसिटी को हमने रिसीव किया। दुनिया की तारीख में ये पहला कामयाब तजर्बा है जिसमें स्पेस से हमने एनर्जी को ज़मीन पर ट्रांसफ़र किया। और अब इस पर बहुत ज़्यादा तेज़ी आएगी, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे और बहुत जल्द हम ऐसे मज़ाहिर देखेंगे जहाँ किसी भी जगह पर, रेगिस्तान में, जंगल में, दरियाओं में, हर जगह पर बिजली अवेलेबल होगी। हाँ, ये बिजली हमारे जिस्म पर और हमारे इकोसिस्टम पर वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी क्या इफेक्ट डालेगी, इसे देखने के लिए हमें मुस्तकबिल का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचा दीजिए।